एक समझने वाली विधि लिखते हैं, मानस मंथन। कौन सी विधि पढ़ते हैं हम? मानस मंथन। बहुत सारे नाम, अंग्रेजी में एक ही नाम, ब्रेन स्टॉर्मिंग। अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम इसको? ब्रेन स्टॉर्मिंग। देखिए, स्ट्रॉम, स्ट्रॉम का अर्थ होता है तूफान, और तूफान को हम क्या कहते हैं? झंझावत भी कहते हैं। स्ट्रॉम का अर्थ होता है तूफान या झंझावत। भूगोल में ये नाम पढ़े होंगे कभी आपने, नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, क्योंकि नए नाम और सीख लेंगे। सबसे बड़ा झंझावत का नाम सुना होगा, टॉर्नेडो, और यूपी में आया था गाजीपुर में एक बार, गंगा नदी में, और गंगा नदी की सारी मछली, पानी, मेंढक, बिच्छू, सांप, जो भी कुछ थे सबको उठा लिया उसने, और पानी को गोल गोल घुमाने लगा, और गाजीपुर शहर में एंट्री। शहरों में कुछ मकान टूटे, उसके बाद उसकी गति क्या होगी? साइक्लोन की देखिए गति कम, और उस पूरे गाजीपुर शहर में मेंढक मछली की बारिश शुरू, और घर घर में मेंढक, घर घर में मछलियां। ऐसा टॉर्नेडो अपने यहां भी आया था गाजीपुर में। यूएसए में तो पढ़ते ही है टॉर्नेडो वैली, मिसिसिपी वैली के अंदर। लेकिन देखिए यहां हम बात करें तूफान, यहां तूफान विचारों का आएगा। यहां तूफान किसका है? विचारों का। विचारों को इस तरह से झकझोर दिया जाएगा, बच्चे को सोचने पर मजबूर कर दिया जाए। तो इसीलिए अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्टॉर्मिंग। स्टॉर्मिंग का अर्थ क्या है? तूफान या झंझा। हिंदी में बहुत सारे नाम हैं, अनेक नाम। यह भी एक लफड़ा ही रहता है हिंदी के अंदर। अंग्रेजी में एक ही नाम मिलता है सामान्यतः, और हिंदी में बहुत सारे नाम। देखिए, मस्तिष्क उद्वेलन, उद्वेलन, मस्तिष्क मंथन या मस्तिष्क विप्लव, उसके बाद मस्तिष्क आविष। ये नाम देखिए इसके। दूसरा देखिए इसके अंदर इंग्लिश में यदि देखें तो एक ही नाम, ब्रेन स्टॉर्मिंग होता क्या है और इसका जन्म किस तरह से हुआ। पहले नाम लिख लो, फिर बताता हूं इसकी कहानी। जनक किसको माना जाता है? मानस मंथन विधि शायद आप लोगों ने तो पढ़ी नहीं होगी आपके लेवल पे, या डीएलएड में पढ़ाई थी। यूएसए के देखिए एक अधिशासी ऑफिसर थे, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, नाम सुना हो? चलो मैं लिख देता हूं, जनक। याद नहीं आ रहा आप लोगों को? एलेक्स फैक्नी ऑर्सबॉर्न, फैक्नी, ऑर्सबॉर्न, एएफ ऑर्सबॉर्न। देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा शॉर्ट में, बस इतना ही पढ़ा था, कोई बात नहीं। कहां के थे? यूएसए के। ये क्या थे? विज्ञापन कंपनी में मैनेजर थे, व्यवस्थापक। कौन सी कंपनी में? विज्ञापन कंपनी में। और ये देखिए जब विज्ञापन बनाते थे तो लोग इसके विज्ञापन को देखते थे, ऐसा विज्ञापन तैयार करते कि लोगों के मस्तिष्क को झकझोर दे वो। और आज भी आप देखिए टीवी में किसी विज्ञापन को देखते हो, हाँ भाई, फैक्नी, एलेक्स ये क्या है, और ये क्या है? ऑस्बॉर्न। अब ठीक है, अब उतार लीजिए।
विज्ञापन कंपनी के देखिए एक मैनेजर का काम, और ये उस समय की बात है जब देखिए विज्ञापनों का नया नया चलन हुआ था। और विज्ञापन चाहे आज हो चाहे पहले हो, विज्ञापन में होता कुछ और है, दिखाया कुछ और जाता है, डर के आगे जीत। सुनते हो नहीं? विज्ञापनों में देखिए होता कुछ भी नहीं है, लेकिन दिखा बहुत बड़ा भी देते हैं। और इसलिए आजकल तो विज्ञापन में ये होड़ मच गई है कि विज्ञापन वो दिखाया जाए जो मानव के मस्तिष्क को झकझोर दे, सोचने के लिए मजबूर कर दे। व्यक्ति देखे अरे ये विज्ञापन, जैसे एक विज्ञापन मुझे आज भी याद है जो देखिए टीवी में आता था एनिमेशन का। उसके अंदर होता है क्या, एक इंसान और एक गधा दोनों जंगल में रहते हैं, और उसके बाद देखिए मनुष्य तो अपनी दिमाग की बत्ती जलाता है, और उसके बाद देखिए गधे के ऊपर बैठ जाता, सवारी करना शुरू। गधा देखता मैं तो गधा का गधा ही रह गया। थोड़े दिन बाद फिर दिमाग की बत्ती जलाता है और उसके पीछे गाड़ी लगा देता, गाड़ी पे सोते हुए आराम से जाता है। देखिए तो देखिए जो दिमाग की बत्ती जलाए वो आप सोच लेना जो भी ऐड है। मेरा कहने का मतलब उसके अंदर ये चीज को दिखाया, और मैं बड़ी रोचकता से देखता उस एनिमेशन को। जिसने भी बनाया बहुत ही अच्छा बनाया उसको, और शायद आप लोगों ने भी लेकिन गौर नहीं किया होगा। इसलिए देखिए ये जो ऑर्सबॉर्न साहब थे, ये थे विज्ञापन कंपनी में। ये कहते ऐसे विज्ञापन बनाओ जो बच्चे के मस्तिष्क को क्या कर दे, झकझोर दे, लोगों के मस्तिष्क को क्या कर दे, झकझोर दे। और यहीं से एक विधि का जन्म हो जाता है, ऐसी विधि जो बच्चों के अंदर नए विचारों की उत्पत्ति कर दे। ऑर्सबॉर्न मानते थे नए विचार अकेले व्यक्ति में कभी नहीं आ सकते, एक समूह में जब व्यक्ति बातचीत करता है तो नए विचार आता है, एक दूसरे को देख के। अकेले व्यक्ति में नए विचारों की कभी उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। कार्य कैसा होना चाहिए, सामूहिक रूप से होना चाहिए, ताकि नए विचारों की क्या हो, उत्पत्ति। और उस मस्तिष्क को ऐसा झकझोर दो जब तक वो नया विचार नहीं आ जाए तब तक छोड़ना नहीं है। दूसरी बात देखिए, एक और नाम मंथन। क्या है मंथन? का नाम तो सुना होगा, समुद्र मंथन। एक तरफ देवता एक तरफ राक्षस, समुद्र के पानी को हिलाते मथते उसको, फिर अचानक से एक नई चीज की क्या होती, उत्पत्ति। इसी तरह से बच्चे के मस्तिष्क को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए, झंझावत दिया जाए कि जब तक किसी नए विचार की उत्पत्ति नहीं हो जाए। और उसी विधि को हम क्या कहते हैं, मानस मंथन। अर्थात मस्तिष्क को इतना उद्वेलित कर दो जब तक नए विचार की उत्पत्ति, मस्तिष्क को इतना विप्लव कर दो और उसके बाद उसे इतना ज्यादा आवेशित कर दो तब तक नए विचार की उत्पत्ति ना हो। लेकिन एलेक्स कहते थे अकेले व्यक्ति में नए विचारों की उत्पत्ति नहीं होती, घर पे बैठा बैठा कोई सोचे। नए विचारों की उत्पत्ति कैसे होगी, सामूहिक रूप से। और सामूहिक रूप से क्या करें, चर्चा करें, वाद विवाद करें, तो एक नए विचार की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। क्योंकि तर्क वितर्क करेंगे तो कोई ना कोई बात निकल के आएगी। तो ये लिख लिया आपने, जनक, नोट लगा के लिखो एक लाइन। नए विचारों की उत्पत्ति, नए विचारों की उत्पत्ति सामूहिक रूप से होती है। नए विचारों की उत्पत्ति सामूहिक रूप से होती है। सामूहिक रूप से होती है। फिर लिखो इस विधि का उद्देश्य। उद्देश्य बालकों के मस्तिष्क को झकझोर कर, बालकों के मस्तिष्क को झकझोर कर उसे नए विचारों की उत्पत्ति के लिए, उसे नए विचारों की उत्पत्ति के लिए प्रेरित करना। प्रेरित करना। और अब देखिए आप इसकी प्रक्रिया, काम कैसे होता है। एक तरफ कौन है, शिक्षक। शिक्षक इस विधि में क्या रहेगा, सहयोगी।
गौण, परामर्शदाता, और शिक्षार्थी क्या रहेगा? प्रधान। शिक्षार्थी कैसा है? सक्रिय। प्रधान है ये। शिक्षक का काम मात्र एक है, बच्चे के सामने विषय वस्तु प्रस्तुत करना। विषय वस्तु प्रस्तुत करना, ये काम करेगा देखिए शिक्षक। और जैसे ही विषय वस्तु आएगी तो बच्चा क्या करेगा? यहां पर देखिए सामूहिक क्रिया करेगा। सामूहिक क्रिया, कौन सी क्रिया करेगा? सामूहिक। सामूहिक क्रियाएं कौन सी होती है? वाद विवाद, विचार विमर्श, और वार्तालाप। वार्तालाप, और इनसे देखिए ये जब तक चलते रहेंगे, तर्क वितर्क, वार्तालाप, वाद विवाद, जब तक नए विचार की क्या नहीं हो जाए? उत्पत्ति। और नया विचार व्यक्ति में हमेशा अचानक से आता है। आप लोग कभी बात करते हो तो आप लोगों ने कहा होगा, अरे एक आइडिया आया मुझे, वो अचानक से ही आता है अपने आप। अब आप देखिए जब ये वाद विवाद और देखिए विचार विमर्श करते रहते हैं तो नई नई बातें तो निकल के आती हैं। तो शिक्षक को एक काम दिया जाता है, भाई आप श्याम पट पे लिखते रहो साहब। शिक्षक का एक काम होता है, इस पर श्याम पट पर नए नए विचार जो आते हैं बच्चों के निकल के, उनको क्या करता जाता है? नोट। क्यों? क्योंकि बच्चों को ध्यान रहे कि ये बातें निकल कर आई, नहीं तो विचार भूलते भी चले जाते हैं बच्चे तो। इसलिए जो भी विचार निकल के आता है वाद विवाद, वार्तालाप और विचार विमर्श से या स्वतंत्र चिंतन से, उन सब को क्या करता है? शिक्षक लिख देता है। किस पर? श्याम पट पर। बच्चे इनको देखकर भी याद आ जाता है उनको। और अचानक से किसकी उत्पत्ति होती है? नए विचार की उत्पत्ति। अचानक नए विचारों की उत्पत्ति। और जैसे ही नए विचार की उत्पत्ति आई, हमारा काम हो गया बस। इसीलिए तो मस्तिष्क को झकझोरा था हमने, हलचल मचा दी थी, उथल पुथल कर दिया था मस्तिष्क को। बच्चे आपस में तर्क वितर्क करके, आज के बच्चे हो तो पता नहीं झगड़ने ही लग जाए। मुझे ऐसा कहा, अरे ये तो तर्क वितर्क है, कहा नहीं है। एक व्यक्ति पक्ष में बोलता है तो दूसरा उसके विपक्ष में बोलता है, और तब जाकर अपनी अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश करते हैं, तो एक नया विचार आता है बच्चों में। और उसी नए विचार को हम क्या कहते हैं? हमारे मानस मंथन पद्धति का एक लास्ट भाग है, जिसके ऊपर हमें पहुंचना होता है, अचानक से नए विचार की उत्पत्ति। और यही हमारी विषय वस्तु का क्या था? समाधान। समस्या समाधान और इस विधि में क्या अंतर है? कोई दो अंतर बता दो आप। वहां भी मानसिक क्रिया, ये भी मानसिक क्रियाएं हैं, विचार विमर्श और ये सब। दो अंतर बताओ जल्दी से। वहां व्यक्तिगत रूप से सोचता है, देखो चिंतन मनन सब व्यक्तिगत होता है, सामूहिक नहीं होता। सामूहिक भी बैठे रहोगे तब भी सोचेगा तो अकेला ही। सामूहिक बैठे रहो लेकिन सोचेगा कैसे? वो व्यक्तिगत था और ये कैसा है? और दूसरा, यहां श्यामपट कार्य है, वहां श्यामपट कार्य नहीं था। देखिए दो बड़े अंतर थे इस विधियों में। वहां देखिए समस्या का समाधान किया जाता था वैज्ञानिक तरीके से, और यहां अचानक से नए विचार की क्या होती है? उत्पत्ति। समस्या का समाधान नहीं करते हम, अचानक से नए विचारों की उत्पत्ति करना। जैसे मंथन, समुद्र मंथन याद रखना, जैसे ही समुद्र के पानी को हिलाते राक्षस और देवता, तो एक नई वस्तु की क्या होती थी? उत्पत्ति। और यहां बच्चों के मस्तिष्क को हिलाना ताकि उनमें नए विचारों की क्या हो? उत्पत्ति हो। और इसी विधि को कहते हैं मानस मंथन विधि। पूरी प्रोसीजर आपके सामने, अंतर भी बताया मैंने, देखिए दोनों में। उतारिए पूरी प्रक्रिया को। उतार लिया तो प्रोजेक्ट और समस्या समाधान विधि में एक अंतर बता दो। चलो, प्रोजेक्ट विधि और समस्या समाधान में एक अंतर। प्रोजेक्ट विधि में तो देखिए हम शारीरिक रूप से कार्य करते हैं, और समस्या समाधान में हम मानसिक रूप से कार्य करते हैं। क्योंकि समस्या समाधान विधि समस्या केंद्रित होती है,
प्रोजेक्ट विधि कार्य केंद्रित होती है, प्रोजेक्ट विधि खर्चीली होती है, समस्या समाधान विधि खर्चीली नहीं होती। ऐसे अंतर करना भी सीखो चीजों में, किसी में तुलना करवाए आपसे पूछे तो। श्याम पट पर कौन लिखता है, बच्चे या शिक्षक? इसीलिए शिक्षक के नीचे बनाया मैंने इस चीज को। लिखो तो भाई इसके गुण। लिखिए भाई, गुण नंबर 1, बाल केंद्रित विधि। गुण नंबर 1, बाल केंद्रित विधि। दूसरा, लोकतांत्रिक व मनोवैज्ञानिक विधि। लोकतांत्रिक व मनोवैज्ञानिक विधि। लोकतांत्रिक व मनोवैज्ञानिक विधि। अगला लिखिए, सामाजिक व भावात्मक कौशलों का विकास। सामाजिक व भावात्मक कौशलों का विकास। अगला गुण, विचार अभिव्यक्त करने का अवसर। विचार अभिव्यक्त करने का अवसर। और कमी क्या है इस विधि की? क्यों भाई, कोई कमी नहीं है? देखिए, इस विधि से पढ़ाना इतना आसान नहीं है समस्या समाधान विधि से। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके लिए दक्ष प्रशिक्षित शिक्षक भी चाहिए, समय अधिक भी चाहिए। हमारी किताबें भी नहीं है इस तरह के, देखिए, जिनको हम इस तरह से देखिए विचारों को उद्वेलित करें। और यहां सामूहिक रूप से यदि बहस करवाते हैं तो अनुशासनहीनता ज्यादा होती है और एक्स्ट्रा बातें बच्चे ज्यादा करेंगे। जिस बात पर देखिए विवाद करना था उसके बजाय कोई और ही नया विवाद खड़ा कर लेंगे। वो थोड़ी देर में कहीं बाहर चलना, देख लूंगा मैं। तो देखिए, इसका रूप बिगड़ सकता है अगर कक्षा अनुशासित नहीं हो। दोष लिखो इसका। गुण के बाद लिखिए दोष। समय व श्रम अधिक। समय व श्रम अधिक। समय व श्रम अधिक लगता है। उसके बाद लिखिए, मंद बुद्धि बालकों के लिए उपयुक्त नहीं। मंद बुद्धि बालकों के लिए उपयुक्त नहीं। उसके बाद आता है, देखिए अपने कौन सा था, दल शिक्षण। अंग्रेजी में कहा जाता टीम टीचिंग। दल शिक्षण, इसे देखिए सहकारी शिक्षण भी कहते हैं। सामूहिक शिक्षण भी कहते हैं। और इस शिक्षण में होता क्या है, एक साथ देखिए
2 या 2 से अधिक शिक्षकों का पढ़ाना, एक कक्षा को 2 या 2 से अधिक शिक्षकों का पढ़ाना, और वो जो शिक्षकों की बनती है टीम इसमें। तो यहां देखिए जो टीम बनती है बच्चों की नहीं, किसकी बनती है? शिक्षकों। एक ही विषय को 2 या 2 से अधिक शिक्षकों की टीम के द्वारा पढ़ाना क्या कहलाता है? टीम टीचिंग। अब देखिए ये तीनों अपने अपने विषय के क्या होते हैं? विषय विशेषक। बच्चों को बहुत बड़ा फायदा होता है इससे। एक ही विषय के अंदर बहुत बारीकी से देखिए उनको जानकारी मिल जाती है, बट लेकिन इसके फायदे कम है, दोष ज्यादा है। एक टीचर तो अच्छे से अवेलेबल हो नहीं पा रहा पूरे राजस्थान के अंदर स्कूलों में, 3-3 एक स्कूल में कहां से लाएं? तो इसका मतलब खर्चा बहुत ज्यादा है। एक ही विषय के 3 एक्सपर्ट लाना तो इतना पॉसिबल नहीं है। अब देखिए जब ये तीनों आएंगे तो तीनों बराबर के तो हो नहीं सकते, 19-20 होंगे और एक दूसरे में प्रतिस्पर्धा रहेगी कि मैं बच्चों के सामने अच्छा बनूं, दूसरा सोचेगा मैं अच्छा बनूं। उनके अच्छा बनने के चक्कर में बच्चों का नाश हो जाएगा, क्योंकि वो उस चीज को समझ ही नहीं पाएंगे। इनमें प्रतियोगिताएं आ जाएंगी, जन्म लेंगी। दूसरा देखिए स्वतंत्र जो शिक्षण होता था उसका हनन हो जाएगा, क्योंकि स्पष्ट कहा गया है शिक्षण हमेशा कैसा होना चाहिए? शिक्षक की स्वतंत्रता पर आधारित होना चाहिए। जैसे इस कक्ष बंद है, मैं मेरी मर्जी से पढ़ा रहा हूं जैसे पढ़ा रहा हूं, लेकिन यहां जब 2 और एक्सपर्ट बैठ जाएंगे तो मर्जी से नहीं होता है, क्योंकि उस चीज को भी ध्यान में रखना पड़ता है। इसलिए स्वतंत्र शिक्षण का क्या होता है? हनन। और भारत जैसी परिस्थितियों में तो ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। यहां तो टांग खींचने वाले ज्यादा होते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। और खर्चा भी इसमें क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि हमारे यहां तो एक एक विषय के शिक्षक नहीं मिल रहे स्कूलों के अंदर, 3 कहां से लाएं एक्सपर्ट? लिखो इसमें 2 लाइनें, टीम टीचिंग। नाम क्या क्या है? सहकारी या सामूहिक शिक्षण। लिखिए इसका अर्थ। इसके अंतर्गत 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक शिक्षक 2 या 2 से अधिक शिक्षक एक दूसरे का सहयोग करते हुए एक दूसरे का सहयोग करते हुए एक दूसरे का सहयोग करते हुए विद्यार्थियों के समूह को शिक्षण कराते हैं तो उसे दल शिक्षण कहते हैं। इस विधि का जन्म यूएसए की हार्वर्ड विश्वविद्यालय को माना जाता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय को माना जाता है। विशेषताएं लिखिए इसकी भी। विशेषताएं नंबर 1, 2 या 2 से अधिक शिक्षक 2 या 2 से अधिक शिक्षक मिलकर शिक्षण कराते हैं। मिलकर शिक्षण कराते हैं। दूसरी विशेषता, सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है। सामूहिक
उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है। नंबर 3, अध्यापक को अपने आप को सुधारने का अवसर मिलता है। अध्यापक को अपने आप को सुधारने का अवसर मिलता है। यानी कोई विषय नहीं आ रहा तो दूसरा पढ़ाता है तो सीख जाता है, वो भी कोई कमी हो तो अपने आप में क्या करता है, वो इंप्रूवमेंट कर लेता है। उसके बाद लिखिए, सामाजिक संबंधों का विकास होता है। सामाजिक संबंधों का विकास होता है। कक्षा पूर्ण रूप से नियंत्रित होती है। कक्षा पूर्ण रूप से नियंत्रित होती है। क्योंकि एक पढ़ा रहा होता है तो दो शिक्षक नियंत्रित, उनका ध्यान वहीं रहता है। दोष, इसके लाभ कम है, दोष अधिक है इस विधि के। आर्थिक भार अधिक, क्योंकि 3-3 शिक्षक लाना, आर्थिक भार क्या होगा, अधिक। नंबर 2, स्वतंत्र शिक्षण का हनन। और समन्वय भी नहीं कर पाते हैं। समन्वय में क्या होगी, उनमें कठिनाई होगी। देखिए, समन्वय नहीं कर पाते हैं वो आपस में एक दूसरे में, समन्वय में कठिनाई, समन्वय में कठिनाई। लिखिए एक नई विधा, सूक्ष्म शिक्षण। छोटी छोटी है अब ये, सूक्ष्म शिक्षण। माइक्रो टीचिंग, डीएलएड करते समय देखिए आप लोगों को ट्रेनिंग में बताया होगा, बीएड और डीएलएड में बताते हैं कि किस तरह से शिक्षण कौशलों का विकास किया जाए। एक छोटी सी पाठ योजना बनाकर 5 से 10 मिनट की, और फिर अभ्यास करवाया जाता है विभिन्न प्रकार के कौशलों का। क्या करवाते हम इसमें, विभिन्न प्रकार के कौशल कि आपको देखिए किस तरह से पढ़ाना है, जैसे प्रस्तावना कौशल, प्रश्न कौशल, पुनर्बलन कौशल। ये सारे कौशलों को विकास करने के लिए एक छोटी छोटी पाठ योजनाएं बनाई जाती है ट्रेनिंग के दौरान। हो सकता है आप लोगों ने बनाई या नहीं बनाई, लेकिन बनवाई जाती है। और फिर धीरे धीरे कौशलों का क्या किया जाता है, विकास, ताकि आप डेवलप हो जाएं। किसने दी थी ये अवधारणा? सबसे पहले ये जो शब्द दिया था एचिसन ने दिया था, लेकिन इसे डेवलप करने का काम किसका था, एलन का। देखिए तो लिखिए, सूक्ष्म शिक्षण विधि का नाम क्या है अपना, सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग। और इसमें लिखिए, सूक्ष्म शिक्षण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एचिसन ने, लेकिन इसका प्रतिपादन 1963 में एलन ने किया।
इसीलिए इसका जनक किसको मानते हैं हम? एलन को। पिता कह दो, जनक कह दो। लिखिए अर्थ इसका। लिखिए, शिक्षक व्यवहार में सुधार करने के लिए, शिक्षक व्यवहार में सुधार करने के लिए सुधार करने के लिए और प्रभावशाली शिक्षक तैयार करने के लिए और प्रभावशाली शिक्षक तैयार करने के लिए इस विधि का आविष्कार किया गया। करने के लिए इस विधि का आविष्कार किया गया। गुण लिखिए इस विधि का। नंबर 1 गुण में विशिष्ट कौशलों का विकास करना। विशिष्ट कौशलों का विकास करना। दूसरा गुण, व्यवहार में सुधार करना। व्यवहार में सुधार करना। और तीसरा लिखिए, अपना स्वयं मूल्यांकन करना। अपना स्वयं मूल्यांकन करना। अगला लिखिए इसमें, शिक्षण की जटिलताओं को कम करता है। शिक्षण की जटिलताओं को कम करता है। शिक्षण की जटिलताओं को कम करता है। बताओ फायदा क्या है इस विधि का? क्योंकि शिक्षण के अंदर व्यवहार और दूसरा कौन सा? कौशल। दो चीज यदि डेवलप करनी है तो सबसे बेस्ट विधि। तो इसका दोष क्या है? खर्चीली है ये पद्धति, क्योंकि छोटे छोटे कार्य को करने के लिए बहुत सारा क्या चाहिए? समय भी चाहिए इसके अंदर। तो खर्चीली और समय दोष लिख लो। एक तो खर्चीली पद्धति, खर्चीली पद्धति, और दूसरे नंबर पर लिखिए, श्रम अधिक लगता है। देखिए अब अपने इसके अंदर गणित के हिसाब से महत्वपूर्ण दो छोटी छोटी विधियां और रह जाती हैं। कौन कौन सी विधियां हैं? दो छोटी छोटी विधियां हैं, उसके बाद अपनी खत्म हो जाएगा। आगमन और निगमन, और संश्लेषण और विश्लेषण, दो गणित की महत्वपूर्ण विधियां हैं। और लास्ट में मैंने इसीलिए रखा कि लास्ट में इसको पढ़ें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। और बार बार, क्योंकि छोटी छोटी हैं, आगमन निगमन विधि, दोनों विधियां एक ही हैं लेकिन अलग अलग पढ़ाई जाती हैं तो एक दूसरे की क्या होती हैं? पूरक होती हैं। आगमन और निगमन एक ही विधि है, दोनों अगर एक साथ पढ़ाए तो। लेकिन अपने यहां हम इसको क्या करते हैं? अलग अलग पढ़ाते हैं। तो पहले हम यहां पर देखते हैं आगमन विधि क्या होती है। क्या होता है भाई आगमन विधि में? वेरी गुड। देखिए आपने एक बात बताया, उदाहरण।
और फिर कहां जाना है उदाहरण से? नियम, सिद्धांत। किसकी ओर जाते हैं? नियम सिद्धांत की ओर। देखिए, या सामान्यीकरण, या एक शब्द और लिखते हैं सामान्यीकरण। सामान्यीकरण का मतलब होता है जिसको सब माने। नियमों को, ऐसे नियम होते हैं कि जिसको सब मानते हैं। नियम कह दो, सिद्धांत कह दो, या सामान्यीकरण, एक ही बात होती है। अब आप देखिए उदाहरण। उदाहरण क्या है हमारे पास? प्रत्यक्ष। उदाहरण क्या है हमारे लिए? मूर्त। इसीलिए देखिए, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, और फिर विशिष्ट से सामान्य की ओर, क्योंकि सामान्य भी लिखा है। और एक शब्द और काम में लेते हैं हम यहां, विशिष्ट। आपको इस विधि का कुछ भी याद नहीं करना, 2 लाइनों के अलावा याद रखना। एक विधि को याद करोगे तो सवाल हल होगा, दोनों को याद कर लिया तो उल्टे सीधे हो जाएंगे। जस्ट जो एक है उसी को विपरीत करना है हमें। हाँ जी बोलिए। 5 से 10 मिनट। क्या? चक्र उसका? तो चक्र और ये इस लेवल पे नहीं पूछता आपने, मैं तो पढ़ा दूंगा सारे। इसके 6 चक्र होते हैं, इसके 6 स्टेप होते हैं उसके अंदर माइक्रो टीचिंग में। इसलिए नहीं मैंने बताई उस चीज को, नहीं तो मैं तो बता देता। माइक्रो टीचिंग के अंदर इसके 6 स्टेप होते हैं, 6 स्टेप में क्या क्या करना होता है। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं? आगमन। आगमन में देखिए कौन कौन से सूत्रों का प्रयोग होता है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और 4। ये सूत्र याद रखने। पहली बात रखना जो आपने खुद बोला था, उदाहरण से नियम की ओर। उसके बाद देखिए प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, फिर मूर्त से अमूर्त की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। होता क्या है इस सिद्धांत के अंदर? देखिए, कोई भी चीज जब बच्चे को हम उदाहरण देते हैं और उस उदाहरण को देके हम सही सत्य साबित कर देते हैं तो वो एक नियम बन जाता है। देखिए एक एग्जाम्पल। बच्चा बाजार गया और एक सेव लेके आया, हरा सेव। लाने के बाद उसको खाते हैं। बच्चे ने देखा उसका टेस्ट तो कैसा है? खट्टा है। उसने सोचा शायद ये फल गलत आ गया। दोबारा गया बाजार, उसके बाद फिर एक फल लेके आया, वही हरा सेव। उसको चखा, उसका भी कैसा आया स्वाद? खट्टा आया। यानी सबसे पहले देखिए उसने जो उदाहरण लिया था, उदाहरण वो उसके पास क्या था? सेव। और उसके बाद देखिए उसका क्या किया? उसने अवलोकन किया, यानी उसको चखा। चखने पर उसने परिणाम निकाल लिया। परिणाम क्या निकाला? कि सारे हरे सेव शायद खट्टे होते हैं। तो उसका क्या निकाला उसने? परिणाम। अब देखिए जो परिणाम निकाल दिया उस बच्चे ने, अब उसको वो लेके जाएगा लैब के अंदर कि ये सही है या गलत है, ये खट्टा है तो क्यों है। उसकी सत्यता को क्या करेगा? साबित करेगा कि ये सत्यता है या नहीं। लैब में ले जाएगा और उसकी क्या करवाएगा? जांच करवाएगा उस चीज की, ये किस कारणों से खट्टा है। और फिर उसके बाद उसको वो साबित कर देंगे, सत्यता को क्या कर देंगे? प्रमाणित कर देंगे। देखिए कि ये बिल्कुल सही है, खट्टा ही होगा सब हरे सेव, क्योंकि इसमें इस तरह का एसिड पाया जाता है। और इसी विधि को हम क्या कहते हैं? आगमन विधि। तो हरे सेव की इस दृष्टि से हम देखेंगे तो समझ जाते हैं। तो लिखो आप आगमन विधि। और आगमन विधि के अंदर लिखिए आप इसमें, इस विधि में हेडिंग तो डालिए आगमन। ऊपर मूल हेडिंग क्या थी? आगमन और निगमन एक साथ चलती हैं दोनों। फिर एक पार्ट को पढ़ रहे हैं आगमन। इस विधि में बच्चों को पहले, इस विधि में बच्चों को पहले एक उदाहरण दिया जाता है। उदाहरण दिया जाता है। उसके बाद नियम या सूत्र या सिद्धांत
का प्रतिपादन किया जाता है। नियम या सूत्र या सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है। उसके बाद लिखिए शिक्षण सूत्र, इसमें जो काम आते हैं, जो मैंने यहां भी लिख रखे हैं। सूत्र नंबर 1, उदाहरण से नियम की ओर। उदाहरण से नियम की ओर। दूसरा लिखिए प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। उसके बाद लिखिए तीसरा, मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त से अमूर्त की ओर। विशिष्ट से सामान्य की ओर। विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो ये तो क्या है अपने इसमें काम आने वाले शिक्षण सूत्र। आगमन विधि के सोपान और लिखिए, 5 सोपान हैं जिनकी मैं बात कर रहा था आपके सामने। आगमन विधि के सोपान। सोपान नंबर 1, उदाहरण। पहला सोपान क्या है इसमें? उदाहरण। नंबर 2, दूसरा सोपान अवलोकन। अवलोकन। और अवलोकन करने के बाद क्या बनाएंगे हम? एक नियम बना लेंगे, सभी हरे सेव क्या होते हैं? खट्टे। सामान्यीकरण। तीसरा क्या है? सामान्यीकरण। फिर लैब में ले जाएंगे, उसको क्या करवाएंगे? परीक्षण। तो लिखिए चौथा स्टेप परीक्षण। और फिर हम उसे क्या करेंगे? सत्यापित, सत्यापन। तो याद रखना इस सवाल को, यदि हल करना हो तो हरे सेव की कहानी याद रखना। हरा सेव लिया हमने, उसे चखा और चखने पर क्या लगा हमें कि ये तो खट्टा। दूसरा एक और लिया हो भाई, फिर उसको भी चखा, वो भी कैसा निकला? खट्टा निकला। और फिर हमने नियम बना लिया अपना कि सभी हरे सेव खट्टे होते हैं। फिर उसकी सत्यता की क्या करवाई? जांच, और सत्यापित कर दिया इस बात को। लैब की टेस्टिंग से पता चला कि वास्तव में हरे सेव तो खट्टे ही होने चाहिए। उसके बाद बताओ इस विधि के गुण क्या हैं? इस विधि के गुण, सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें बच्चा करके सीख रहा है चीज को, कोई भी चीज को, इसलिए बाल केंद्रित। और वैज्ञानिक भी एक क्रम से, देखिए स्टेप देखिए हमने 5। मनोवैज्ञानिक। लेकिन देखिए जो सामान्यतः इन विधियों से जो पूछे जाते हैं ना, गणित और विज्ञान के अंदर जो काम आती हैं, विशेषकर गणित में, इसके अंदर देखिए बच्चे के सामने जब हम उदाहरण देते हैं तो बच्चे करके सीखता है। इसमें किसी चीज की उत्पत्ति कैसे हुई। दूसरी इसके अपोजिट होती है, उसमें क्या दिया जाता है? सूत्र दिया जाता है, वहां रटता है बच्चा। या करके सीखता है और निगमन में क्या करेगा? रट के सीखता है। ये हैं इनमें जो सबसे बड़े अंतर होते हैं। लिखिए नंबर 1, गुण। शिक्षण की सर्वोत्तम विधि। शिक्षण की सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। शिक्षण की सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। दूसरा, उच्च प्राथमिक स्तर की, उच्च प्राथमिक स्तर की
कक्षाओं के लिए सर्वाधिक उपयोगी। गणित विषय के लिए उपयुक्त विधि। गणित विषय के लिए उपयुक्त विधि। और लिखिए इसके बाद, अवलोकन चिंतन, अवलोकन व चिंतन पर आधारित विधि। अवलोकन व चिंतन पर आधारित विधि। मनोवैज्ञानिक विधि। मनोवैज्ञानिक विधि। दोष कोई नहीं है, एक ही दोष है, इसमें श्रम अधिक लगता है, बस समय और श्रम अधिक। और बड़े बच्चों को देखिए ज्यादा बोरिंग भी करता है ये चीज। तो लिखिए इसका दोष, समय व श्रम अधिक लगता है। समय व श्रम अधिक लगता है। नंबर 2, इसमें अभ्यास कार्य नहीं कराया जाता। अभ्यास कार्य नहीं कराया जाता। उसके बाद आती है देखिए निगमन विधि, जस्ट इसके उल्टी। याद रखना, एक ही विधि हमें याद करनी है, दूसरी को अपोजिट करना। अगर इन सूत्रों को उल्टा करके याद करने लग गए तो परीक्षा में आने पर ये मिक्सअप बन जाएंगे आप लोगों के। इसलिए एक के ही याद रखना और इसको ही हम क्या कर देंगे, उलट देंगे। किसमें? निगमन में। निगमन विधि, हेडिंग डालो भी। इस विधि में पहले क्या दिया जाएगा? नियम दिया जाएगा। और नियम कह दो या सूत्र कह दो, जैसे गणित की। हमारी सारी पुरानी किताबें इसी पर आधारित हैं। किस पर आधारित हैं? इसी विधि पर। टीचर आता है क्लास में, एक सूत्र लिखता है, एक उदाहरण समझाता है और उसके बाद क्या कह देता है, बच्चों सोल्व कर लेना आप इनको। इसका मतलब कौन सी विधि है? निगमन। यहां यह नहीं बताता त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 क्यों होता है। यहां केवल क्या बताएगा? सूत्र बताएगा। इस सूत्र के आधार पर इन सवालों को हल कर सकते हो। तो लिखिए आप अपने इसमें निगमन विधि। और निगमन विधि का अर्थ लिखिए, यह आगमन विधि के विपरीत है। यह आगमन विधि के विपरीत है। इस विधि में शिक्षक बच्चों को समस्याओं को हल करने के लिए एक नियम या सिद्धांत बताता है। एक नियम या सिद्धांत बताता है। और बच्चे उसका प्रयोग कर प्रश्न हल करते हैं। देखिए इसके सूत्र जस्ट हमें उल्टे करने हैं। नंबर 1, उल्टा क्या हो जाएगा? नियम से उदाहरण की ओर।
मेरे तो हिसाब से ना लिखो तो भी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मन अपने मस्तिष्क पटल पर उल्टा पढ़ने की आदत होगी ना, फिर खिचड़ी हो जाएगी और ये मिक्सअप हो जाएगा, और इसका और कोई सॉल्यूशन नहीं है। क्योंकि एक को ही याद करें, केवल बस ये लाइन लिख दो, आगमन के विपरीत होते हैं। शिक्षण सूत्रों में एक लाइन लिख लो, आगमन के विपरीत। क्योंकि पहले सीधे सीधे लिख लेना, पेपर में आए तो उल्टा तो अपने आप ही कर लेंगे हम, जैसा पूछेगा वैसा। क्योंकि कई बार क्या है कि ज्यादा पढ़ा हुआ भी खतरनाक हो जाता है, सवाल गलत और हो जाता आता हुआ भी, तो वो नहीं होना चाहिए। गुण लिखो इसमें। देखिए, सबसे ज्यादा बार बार रटने से क्या होता है, रटने की शक्ति बढ़ जाती है, रट्टे लगाने की प्रवृत्ति क्या होती है, बढ़ जाती है। यही गुण है इसका। तो नंबर 1 लिखिए, स्मरण शक्ति का विकास। स्मरण शक्ति का विकास। दूसरा, समय व श्रम कम लगता है। एकमात्र विधि आई है जिसमें समय और श्रम कम लगा है। अब तक जितनी विधियां पढ़ी सबने बुराई करी थी, लेकिन यह एक ऐसी विधि है जिसने इसी चीज को क्या बनाया, अच्छा ही बताया। समय व श्रम कम लगता है और कोर्स आसानी से पूरा हो जाता है सूत्र का प्रयोग करने से। और बच्चों को क्या करवाया जाता है, अभ्यास। तो तीसरा और लिखिए इसकी गुण में, इसमें अभ्यास कार्य अधिक होता है। अभ्यास कार्य अधिक होता है। संक्षिप्त और सरल विधि है। संक्षिप्त और सरल विधि है। अब कमी इसकी भी बना दी। देखिए, इतनी अच्छी होने पर कक्षा कक्ष में पूर्ण हो जाए। हमारी जो गणित की किताब सामान्यतः यही होती है, राजस्थान एनसीईआरटी की नहीं है, लेकिन बता देता हूं। एनसीईआरटी में तो एक सवाल करोगे आप, एक सूत्र से दूसरा नहीं होने वाला। उसमें देखिए दूसरी चीजों का प्रयोग करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ बदलाव। हम देखिए, जब मैं गणित पढ़ता था, 10वीं की बात है, हमारे एक गुरुजी थे, वो कभी गणित की किताब नहीं लेते थे हाथ में। आए और कहते प्रश्नावली 1.2 उदाहरण नंबर 3, अपने आप ही लिख दिया करते। एक दिन पूछ लिया, रहा नहीं गया, साहब ये आप बिना देखे गणित कैसे पढ़ा देते हो? बोला बरसों से पढ़ा रहा हूं, सारे सवाल रट्टे पड़े, और ये भी पता है अर्धवार्षिक में कौन कौन से आएंगे, क्योंकि पेपर बनाने वाला इन्हीं सवालों को उठाता है और वही उदाहरण करवाता। वो देखिए, इसका मतलब क्या था, उन्हें पता था एक सूत्र समझा दो उसके बाद सारे सवाल। लेकिन एनसीईआरटी नहीं होती ऐसे कभी भी। एक सवाल, एक ही सूत्र, और अगली बार अगला 100 सवाल है उसमें बदलाव होगा, परिवर्तन होता है धीरे धीरे, और उनको हल करना इतना आसान नहीं होता है एनसीईआरटी में, क्योंकि एनसीईआरटी आगमन पद्धति बेस्ड, और हमारी यहाँ की किताबें किस पर थी, निगमन पद्धति। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितना अच्छा हो। पहले उदाहरण सिखा दो अच्छे से, फिर अभ्यास भी करवा दो, तो एक बहुत ही अच्छी विधि बन जाती है, जिसका नाम क्या, आगमन और निगमन विधि। अब इसकी भी कुछ कमियां हैं दोस्तों, इसमें भी हैं। लिखिए दोष, अमनोवैज्ञानिक विधि। अमनोवैज्ञानिक विधि, रटाने पर अधिक बल, जो गलत है। रटाने पर अधिक बल, जो गलत है। तीसरी आलोचना, कक्षा के वातावरण को नीरस बनाती है। कक्षा के वातावरण को नीरस बनाती है। अब नीचे नोट लगा के लिखिए, आगमन निगमन दोनों विधियों का, हाँ जी, नहीं, आगमन निगमन
दोनों विधियों का प्रयोग एक साथ गणित में किया जाए, एक साथ गणित में किया जाए तो यह सबसे अच्छी विधि, तो यह सबसे अच्छी विधि होती है। सबसे अच्छी विधि होती है।